श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मोक्षार्थियों, इस वैभवशाली जिनमार्ग रूपी विराट नभोमंडल में अनेक तारे नक्षत्र सुशोभित है। इन दमकते हुए अनगिनत तारों नक्षत्रों में से एक महत्वपूर्ण चमकता दमकता सितारा है, वह है सेठ सुगनचंद जी, जो अभी अभी हुए कुल 150 साल पहले। सेठ सुगनचंद जी ने सुनते हैं अपनी पूरी जायदाद जिन शासन के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित की थी। स्वयं कंट्रीब्यूट करते थे और श्रेय देते थे समाज को। और ज्ञानियों का लक्षण ही होता है, काम करते हैं अच्छा स्वयं, श्रेय देते हैं टीम वर्क को। न चाहते हुए भी थोड़ा आउटर पर आकर खड़ा रह ही जाता हो। फिर अवसर मिले न मिले, मैंने कभी रामायण के कुछ प्रसंग आपको सुनाए होंगे। जब हनुमान जी सीता को ट्रेस करके बैक पैवेलियन आ गए थे, तो रामचंद्र जी को मिलने के लिए अकेले नहीं गए। वो केवल अकेले का काम था हनुमान जी का, लेकिन वे अकेले रामचंद्र जी के सामने खड़े नहीं हुए। उन्होंने रामचंद्र जी के कमरे में एंट्री करते समय नल, नील, जमुना जितने भी वहां खड़े थे सबको साथ ले गए। रामचंद्र जी के सामने ग्रुप में हाजिरी लगाकर उसे एक टीम वर्क कहा था। टीम वर्क का एक अनोखा अंदाज है। मैं हमेशा कहता हूं, जो आजकल प्रचलन चालू हुआ है, कार्यक्रम के बाद सबको पब्लिकली यहां पर बुलाकर वोट ऑफ थैंक्स ग्रीट करना, ये सिस्टम रामायण का है। जब रामायण की पूरी लड़ाई खत्म हो गई थी, लौटकर जब रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, तो रामचंद्र जी स्वयं ने सबको एक एक को बुलाकर, ये न होते तो ये न होता, ये न होते तो ऐसा न होता, ये न होते तो ऐसा न होता, एक की भी कमी होती तो मैं इस सफलता के मुकाम पर पहुंच नहीं सकता। टीम वर्क बच्चों, टीम वर्क। एनीवे, सेठ सुगनचंद जी की मैं बात कर रहा था, मैं बरबस बाहर निकल आया और थोड़ा मजाक खराब हो गया। सेठ सुगनचंद जी खूब बड़े डोनर थे। तिजोरी जितनी लबालब भरी थी, दिल तो उससे अनंत गुना लबालब भरा था। और दिल भरा हुआ दिल, उदार दिल, तिजोरी की तरफ देखने की बहुत इजाजत देता कब है? हमारे पुराणों में तो ऐसे तक राजा महाराजा हुए जिन्होंने राजकोष खाली होने की भी चिंता न की और फिर भी आबाद बने रहे। एनीवे, सेठ सुगनचंद जी इतने दानवीर थे। एक बार की बात है, भरी सभा में उनकी श्रीमती जी को, उनकी पत्नी जी को सबके सामने 2 वचन बोलने के लिए कहा गया और उनको पूछा किसी ने कि आमदनी का विभाजन, आदर्श विभाजन क्या होना चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं मेरे प्रश्न को? क्या प्रश्न? विल यू प्लीज रिपीट माय डियर, प्लीज। आमदनी इज इनकम, इनकम बोलिए। उनका दिल, उनका पैसे से ज्यादा दिल, आमदनी का दम कैसा होना चाहिए? नन, नन, so sad.
नो वन इज अटेंटिव इट सीम्स। अभी दंड के तहत क्या बताया जाए आपको? सभी जन प्रवचन सुन लेंगे आज का, फिर से सुन लीजिए, आज एक ही बार सुनना है और नोटेड मेरे पास भेज देना। ये अलग जो आज नोट करेंगे, अभी नोट करेंगे, उसके बाद एनीवे कमिंग बैक, आमदनी का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? तो उन्होंने सबके सामने आकर ये कहा, 1 रुपया हुआ करता था बच्चों, कभी टाइम था जब 64 पैसे हुआ करते थे इसके, फिर टाइम बदलता गया और उसके 100 पैसे हो गए। कभी इसे 16 आने कहा जाता था, हमारे टाइम में इसे 25 पैसे को चौवन्नी भी कहा जाता था 4 आने कहा जाता था। तो उसने कहा, उन्होंने कहा मंच से, जी चौवन्नी को हम उधारी चुकाने में लगा देते हैं, चौवन्नी को उधार दे देते हैं, उधार देने में लगाते हैं, चौवन्नी को कुएं में डालते हैं और चौवन्नी को जमीन में खोद कर रख देते हैं। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊपरी समझ के मैं बात कर रहा हूं, समझने वाले को इशारा काफी होता है। अब ये रहस्य भरी बातें हैं, लेकिन पहले जमाने के लोग फटाफट समझ जाते थे। उधारी चुकाने का तात्पर्य, माँ बाप ने जो हमारे ऊपर खर्चा किया था, आज उनके बुढ़ापे की जितनी भी वैयावृत्ति हम कर सकते उसमें चौवन्नी खर्च कर देते हैं। जो उधार ऋण था उनका हमारे ऊपर, उससे वो ऋण हो रहे हैं। चौवन्नी उधार देते हैं वो कभी आ जाएगा फिर से पलट कर हमारे बच्चों पर खर्च करते हैं। चौवन्नी कुएं में डालते हैं का तात्पर्य, चलो मैं चौवन्नी पहले जमीन में गाड़ने का तात्पर्य, चलो कुएं की ले लेता हूं। कुएं की खासियत यह है बच्चों, जितना पानी खींचो उतना पानी उसमें आ जाता है, फिर से पानी न खींचो तो बचा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। कुएं की कुछ खासियत है। वैसे नेचुरल और प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है नेक्स्ट टू रेनफॉल ऑफ कोर्स। इस कुएं की खासियत क्या है? जितना पानी सींचोगे वो कम नहीं होता है, इट गेट्स परकोलेटेड फ्रॉम साइडवेज एंड वो अपने अपने लेवल को बरकरार रखता है। उसमें उठाना पड़ता है, उसमें से उठाना पड़ता है। या चौवन्नी कुएं में डालने का तात्पर्य, चौवन्नी हम दान में लगा देते हैं, 1/4 पार्ट 25%, जो अच्छा दान माना गया है हमारे श्रावकाचार ग्रंथों में। फिर कभी चर्चा कर लेंगे इसकी, इसलिए कुएं की उपमा दी दान देने से बढ़ता है। यू गेट मल्टीपल टाइम्स। दुनिया में ऐसी कोई बैंक पैदा नहीं हुई है जो आपको चंद समयों में अनंत गुना बरसा सकती है। अभी समय नहीं है मुझे बताने के लिए, अरे कोंडेश अंगूठा छाप था, कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, फिर भी ग्रंथ को किसी को भेंट दिया योग्य जीव को। फल स्वरूप इतनी कम उम्र में किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में न पढ़कर भी न्याय व्याकरण के पारंगत विद्वान ऋषि मुनि हुए, आचार्य तो करने लगे, 84 पाहुड़ के रचयिता हुए। इतना ज्ञान कहां से आया? ज्ञान दान किया था, बस ज्ञान के सोर्स का दान किया था। एनीवे कमिंग बैक, एंड जो चौवन्नी है वो जमीन में काटते हैं का अर्थ, कभी अकस्मात कुछ भी प्रसंग आ जाए, घर गृहस्थी में आते रहते हैं, तो 25 पैसा रिजर्व में रख देते हैं। कभी कुछ आवश्यकता पड़े अर्जेंसी में तो फिर फटाफट, और पहले जमाने में जमीन में खोद कर उसको सुरक्षित करते थे। इसे कहते हैं बच्चों सांकेतिक भाषाएं, लॉजिकल अप्रोचेस। चलते हैं अभय कुमार की ओर। अभय कुमार राजा श्रेणिक के पुत्र ही नहीं थे, आगामी सिंहासन के
राज्य के बागडोर के दावेदार ही नहीं थे, वरन एक कुशल एक्सपर्ट मंत्री भी थे। एक नमूने के रूप में मैं आपके सामने एक प्रसंग पेश करता हूं। एक बार की बात है, चेलना रानी और श्रेणिक दोनों आसपास सो रहे थे। सोते समय दिसंबर की रात होनी चाहिए, और उस चिलिंग फ्रॉस्टी ठंड में रजाई के बाहर एक हाथ चलना का आ गया। आ क्या गया, ठिठुरने लग गई, तुरंत हाथ रजाई में फिर से दबा लिया। अचानक मुख से निकल आया चेलना के, उफ, उनका क्या हो रहा होगा। श्रेणिक ने उस शब्दों को सुन लिया, मेरी पत्नी किस पराये पुरुष के बारे में सोच रही है। शंका का सांप यदि डस गया तो उसको कौन निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट। अब वो सुबह उठते ही उनका दिमाग बनाया, इसका कहीं ना कहीं बाहर चक्कर है। अबाउट whom she was thinking of। आओ देखा ना ताओ, कशायतों को आंखें होती भी नहीं है। दूसरा दिन होगा और अभय कुमार को बुलाया मंत्री को और ये कह दिया, अभय कुमार चेलना का ही पुत्र था। श्रेणी को होने के लिए कई पत्नियां थी, कई रानियां थी, बट भाग्य से यह अभय कुमार इसी चेलना से उत्पन्न हुआ पुत्र था। अभय कुमार को कहा, राजमहल को आग लगा दो। माता चेलना के राजमहल में सुना नहीं, आग लगाना चालू करो। माजरा क्या है। मैं जा रहा हूं विपुलाचल पर्वत पर। क्यों जा रहे हैं विपुलाचल पर्वत पर? कौन है वहां पर विपुलाचल पर्वत पर? महावीर। उनकी दिव्य ध्वनि चल रही है। उपदेश सुनने के लिए चला गया। उपदेश सुनते सुनते महावीर को प्रश्न पूछ बैठे, क्या विचित्र संसार है। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतः मनुष्य। तिरिया चरित्र, स्त्री का चरित्र। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देव भी नहीं जान सकता, मनुष्य की तो क्या औकात है जानने की। और कैसी चलने निकल गई मेरी पत्नी में। पर पुरुष के बारे में क्या सोच रहे, वो कौन है पर पुरुष? समोशरण में प्रश्न पूछा। उत्तर स्वरूप यह आया, आज की सतियों में, भूतल की सतियों में अग्रणी यदि कोई होगी तो वो सती चेलना है। उसके बारे में शक मत कर। तो दिगंबर मुनिराजों का इतनी चिलिंग ठंड में जो नग्न बैठे हैं और जंगलों में एक्सपोज्ड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्डशिप्स एंड कैलेमिटीज, सभी प्रकार के आपदाओं के लिए, संकटों के लिए जिन्होंने सभी दरवाजे खोल रखे हैं, ऐसे मुनिराज का क्या हो रहा होगा ठंड में। हम तो इतने बंदिश्त वातावरण में, रजाई में भी एक हाथ बाहर निकला तो ही संकट आ पड़ा। ये तो मुनिराज के बारे में सोच रहे थे। ओह, ये मैंने क्या कर दिया। ऑर्डर जारी करके आए थे, नींव टूट गई थी। अब जानते ना रूल, फांसी की सजा होने के बाद जज क्या करता है? पेन की नींव को तोड़ देता है, क्योंकि सच डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, दे कांट बी टेकन बैक, दे कांट बी रिवर्स्ड अगेन। सजा हो गई सो हो गई, बस।
व्हाट कैन बी डन? लौट कर चले गए तो पता चला अकुलता में ही चले गए। प्रवचन में मन कैसे लगता उनका? चले गए तो अभय कुमार को पूछा, समझदार तो तुम हो यार, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने कहा था जाना देना। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है ना, आईक्यू होता है ना, आईक्यू। आईक्यू को यदि समझना हो तो आपको तर्क शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जैन ग्रंथों। अभय कुमार ऐसे मंत्री थे, आज्ञा का पालन भी किया था उन्होंने। और अवज्ञा भी कर बैठे थे। घास फूस जो एकदम सूखी सूखी दूरवर्ती है उसको आग तो तुरंत लगा दी थी। आपने कहा था आग लगाने को, चालू करने को, मैंने आज चालू कर दिया। और इतनी धीमी रफ्तार से वहां तक बढ़ेगी, इस पेस में ही उन्होंने आग बढ़ा लगाई थी कि पापा घूम घूम कर आ जाएंगे तो उनका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, अच्छी जगह जा रहे हैं तो, और मां भी बच जाएगी। मंत्री अभय कुमार किस प्रकार नंदीग्राम के वासियों को सहयोग कर रहा है, कुछ सॉल्यूशंस दे देकर उनके कुछ पॉइंट्स हम देख रहे थे। बीच में काफी सारी बातें भी मैं बता रहा हूं, आपको एक जगह सभी चीजें मिलेगी नहीं। मनुष्य जब प्रकरण चल रहा है तो उसको पूरा ले ही लिया जाए। आगे का प्रश्न पूछा गया नंदीग्राम के वासियों को। दो प्रश्न में एक साथ खड़े करूंगा। आज 6 प्रश्नों को मैं कंप्लीट करने का इरादा रखता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्रश्न ये पूछा, दर्पण पर रखे हुए कई तिल थे जो एक दूसरों के डिस्टेंस पर रखे गए थे। कितने जन समझ रहे हैं बात को मेरे? गुड। दर्पण पर दूर दूर बिखरे हुए ये तिल है, इनका तेल निकालना है। प्रश्न कैसे निकालोगे? एक प्रश्न। दूसरा लगे हाथ में रखा रहा हो यहां पर, मुझे उत्तर सुनना है आपसे। और ये अभय कुमार जी हमारे सभा के वैसे भी मुख्य श्रोता जैसे ही है ये लगभग सभी उत्तर दे जा रहे हैं। इसका भी उत्तर देंगे क्या आज? अरे यार, आपकी जगह में होता तो मैं दाव नहीं चूकता फिर। दूसरा प्रश्न तुरंत, ये घास जो इतनी एकड़ों में फैली है, मान के चलो 1 एकड़ में, सुबह के समय में उन सब पर ड्यू ड्रॉप्स आ जाते हैं, तुषार कण आ जाते हैं, 2 बिंदु आ जाते हैं। इन सब को इकट्ठा करके ये नया लाया हुआ घड़ा है मिट्टी का, इसमें आपको एकत्रित करना है। कैसे करोगे? वो तो छका रहा था, परेशान कर रहा था नंदीग्राम के वासियों को। रोजाना प्रश्न दे देकर उनको ट्रैक करता था सजा देने के लिए। अमोघ लीला है। अनुत्तरित हो जाए तो बस सजा के तुम बाकी बन जाओगे। ये 2 प्रश्न मैं एक साथ पूछ रहा हूं आपको, इसके वैसे उत्तर अलग अलग ही बनेंगे। फिर इसका आध्यात्मिक रहस्य में बाद में बताऊंगा। जरा बताइए कोई उत्तर इसका क्या होगा? अभी तक 2 उत्तर ये पूरे कर चुके हैं, तीसरे उत्तर आप ही देंगे। आपने पुस्तक पढ़ी है एक वैसे, इसीलिए पुस्तकें पढ़ना अच्छा रहता है। क्षण भर का अपराध में काफी कुछ जो मैं बोल रहा हूं उसका 30 to 35% तो कवर हो ही रहा होगा। बोलिए उत्तर। दो बिंदु का वो उन्होंने क्या किया, वो मटके में रुई की मदद से वो दो बिंदु उसको एक ठीक है। मटके में कपड़ा बिछा दिया एक पूरा घास पर, समझ में आ गया? कपड़ा भीग गया तो कपड़े को निचोड़ते रहे घड़े में, इस विधि से घड़ा भर जाएगा बोले आपका। और तिलियों का क्या करना है? ये जो तिलिया है, तिल है, बिखरे उनको समेट लिया एक जगह, कोल्लू में क्रश करके तेल निकाला,
और तेल निकालने के बाद फिर उसे स्प्रिंकल करके छोड़ दिया दर्पण पर। अथवा यूं कहिए जहां जहां तिल था वहां वहां वो बूंद आती दिख गई। कितने जन समझ रहे हैं इन बातों को? इसका आध्यात्मिक रहस्य मैं कुछ बताऊंगा। इसके लिए थोड़ी बौद्धिक क्षमता की जरूरत तो है, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। हमारे ग्रंथों में आत्मा के अनुभूति के उल्लेख सर्वत्र मिलते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ दर्शन धर्म आध्यात्मिक है, आत्मा पर ही बेस्ड है। एक जैन धर्म वस्तु को अनेकांतमयी कहता है। अनेकांतमयी का तात्पर्य बच्चों, एक वस्तु में एक से अधिक शक्ति। एक वस्तु में एक से अधिक शक्ति। आप तो बड़े प्यारे बच्चों, ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, एक वस्तु को अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। जैसे एक, वो तो उसका फल हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी बोलो। जैसे नित्य अनित्य। दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी सही बोले, बोल लेनी चाहिए मुझे बात। ऐसे नहीं इतनी डेली रफ्तार में ऐसे थोड़ी चलेगा यार। परस्पर विरोधी धर्म उसमें पाए जाते हैं। आत्मा में भेद धर्म भी है और अभेद धर्म भी है। आत्मा भेद रूप भी है और आत्मा अभेद रूप भी है। जैसे हमेशा का उदाहरण देता रहा हूं, उसी को रिपीट करता हूं बच्चों। ये कितने हैं बच्चों? एक भी तीन। गौर से देखो कितने हैं? किसी अपेक्षा से। गौर से देखो, इसी को आप कभी एक देख सकेंगे। और मैंने जब ऐसा किया तो कुछ तो होगा, जिससे मैंने फिर से प्रश्न पूछा। कहीं से देखो तो आपको 3 दिखते, कहीं से देखो तो आपको 1 दिखता है, एक ही वस्तु में। हालांकि यहाँ पर क्षेत्रगत अंतर है। आपको आगे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए, बट वस्तु में क्षेत्रगत डिफरेंस नहीं है दो धर्मों में। जहां नित्यता है वही अनित्यता है। चक्की के पाटे के समान नीचे का नित्य हो, ऊपर का नित्य हो, ऐसी क्षेत्रगत भिन्नता नहीं है वस्तु में। वस्तु में भाव की भिन्नता क्षेत्र की भिन्नता की अपेक्षा नहीं रखती। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश शाबाश। मैं ये कह रहा हूं, जो वस्तु भेद रूप है वही वस्तु अभेद रूप है। जहां भेद रूप है वही अभेद रूप है। जब भेद रूप है वही अभेद रूप है। आत्मा की अनुभूति की जब चर्चा आती है बच्चों, प्रारंभ किया जाता है वो आत्मा कैसा है, तो कहा जाता है वह आत्मा ज्ञान दर्शन आदि रूप है। अब जब ज्ञान दर्शन आदि रूप कहा तो आत्मा का वर्णन कितने रूप हुआ? अनेक रूप हुआ। आत्मा का वर्णन कितने रूप हुआ? अनेक रूप हुआ। जैसे मेरी पहचान कोई कराए, ही इज अ स्पीकर। पहचान किस रूप में कराई? स्पीकर के रूप में। ये कहकर ये मेरे बारे में आइडेंटिफिकेशन इंट्रोडक्शन देकर उसने मेरी वैल्यू बढ़ाई नहीं है, उसने वैल्यू मेरी कम की है। आई एम नॉट जस्ट स्पीकर। और यदि खंडित आइडेंटिटी करोगे मेरी, तो जिस दिन स्पीकिंग एबिलिटी खत्म होगी उस दिन मैं स्वयं को कितना पावर अनुभवूंगा। परिचय आइडेंटिटी एक की तरफ से देना मजबूरी हो सकती है, बट दैट इज नॉट ऑल। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश। लगभग मिलता जुलता प्रकरण हमने अभी अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष शिविर के दूसरे सेशन में लिया होगा, दूसरे या तीसरे दूसरे सेशन में।
194 पेज जिसमें लाइन का अर्थ कर रहा था, वो लाइन थी सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। कितने जन को याद आ रही लाइन? शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया मजा आ गया। लाइन जरा रिपीट करिएगा, कोई बोलो। सर्वभेद समान जिसमें सर्वभेद जिसमें बिना विचारे हाथों पर कैसे कर लिया आपने? फिर आजमाइश कर रहे हो आप। सर्वभेद जिसमें भिन्न वैसे चैतन्य सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। पंडित जी कह रहे क्या आशय उसका वहां पर समझा था। आज फिर से एक बार, जब हम दूध को डिफाइन कर रहे हैं तो हमने कहा उसमें कैल्शियम है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन भी है, होगा कुछ और बातें, फैट भी है, ये भी है, वो भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, ये भी है, वो भी है, शुगर भी है, सब कुछ है। आपको विटामिन ए बढ़ाना है, देन यू शुड कंज्यूम मिल्क। यदि आपको कोई प्रोटीनस चीज लेनी है फिर मिल्क। आपको कैल्शियम रिच कोई चीज लेनी है, यू शुड टेक मिल्क। 1000 रोगों की एक ही दवा, तो कोई ये सोचेगा प्रोटीन के लिए ये लेने में क्या खेल लूंगा, बट उस दूध के सेवन में आपको सभी इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, सभी कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूएंट्स मिल जाएंगे। आपको आश्रय एक का करना है। ठीक उसी प्रकार ग्रंथों में ये कहा गया, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत गुण बताए, 47 शक्तियां बताई, जीवत्व चित्ती आदि आदि, कितने गुण कितनी शक्तियां बताई। लेकिन फिर बाद में यह कहा आत्मा को फर्स्ट साइट में देखने वालों को ये सभी इंट्रोड्यूस कराने के लिए इतने गुण क्वालिटीज कैरेक्टर्स बताए गए, फीचर्स बताए गए। जब अनुभूति होती है, जब मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, तो उस ध्यान के काल में, साधना के काल में, आराधना के काल में एक को ही टारगेट किया जाता है, एक को ही अग्र किया जाता है। तो वहां पर ज्ञान को अग्र किया जाए या दर्शन को किया जाए। परंतु जब आत्मा को अग्र करने से ज्ञान दर्शन आदि चुटपुट 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 अनंत गुण समाहित हो जाते हैं उसमें, तो अनेक की अनुभूति क्यों करेंगे हम? जब मोदी ने साइन कर दिया किसी ट्रीटी पर, तो मोदी ने नहीं किया है, मोदी स्टैंड्स फॉर द एंटायर नेशन। यदि कोई यहां से आवाज उठाए कि हम सहमत नहीं है, तो पहली बात तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, और यदि वो बोल भी पड़ेगा तो दिस विल बी इंसल्टिंग फॉर अस कि इनके इसमें दो दो धारे, दो दो आवाज आ रही है। भैया हम ट्रीटी को थोड़ा होल्ड करते हैं, सामने वाला भी डाउटफुल हो जाएगा। जब एक ने कहा तो ग्रांटेड लिया जाता है, वो सबकी आवाज है। कितने जन समझ रहे हो? इसीलिए कहा गया ग्रंथों में हमारे कि व्यवहार से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है, बट निश्चय से विचार किया जाए तो आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। क्योंकि निश्चय अभेद को मुख्य करता है, व्यवहार भेद को मुख्य करता है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, सर्वम भेदम गच्छति इति पर्यायः। इसलिए सात्विक गाथक, अभी सात्विक गाथा तो बोलेंगे ना बच्चों? बोलिए सभी एक साथ। ऊपर ये कहा व्यवहार से ज्ञान दर्शन चारित्र है, बट नीचे कहा शुद्ध शब्द का प्रयोग किया, निश्चय का करते तब भी बात एक ही होती। निश्चय नहीं से देखो तो आत्मा में न ज्ञान न दर्शन न चारित्र न वीर्य। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक ही से बड़
अरे बोलो ना, स्कूल में नहीं पता है आपको? एकीचे बळ मिळते फळ, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे यार क्या कहूँ मैं आपको, आपके टीचर्स तो पढ़ाते होंगे, खैर आप लोगों की ही योग्यता विशेष है, क्या करें। मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चों, अनुभूति के काल में आत्मा लक्ष्य में आया, वो अभेद रूप आया। इसीलिए टोडरमल जी कह रहे थे, सर्वभेद जिसमें गर्वित हो, ऐसा जो चैतन्य भाव, अभेद में सभी भेद गर्वित हो जाते हैं। अभी वो लाइन पढ़ेंगे जो आपके सामने खुली है, 270वें कलश के बाद की आत्मख्याति। देखो क्या कह रहे हैं, न द्रव्य खंडे में 752 पेज, कोटा पब्लिश्ड, 53 पेज कोटा पब्लिश्ड। ये टॉप लाइन देखे, न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। कितने जन को याद आ रहा है? तब ये पढ़ा था हमने। गुड। आत्मा कैसा है? न द्रव्य से खंडित होता है, न क्षेत्र से खंडित होता है, न काल से खंडित होता है, न भाव से खंडित होता है। आत्मा अखंड, अखंड स्वराज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना क्या था? क्या था? अखंड स्वराज्य। स्वराज्य नहीं, अखंड स्वराज्य। उसे कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसे कहते हैं संपूर्ण स्वराज्य। आत्मा भावों की भिन्नता की तरफ से ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, बट अनुभूति के काल में न भावे न खंडयामि। आत्मा भिन्नता की तरफ से, काल की तरफ से देखो तो 3 काल वाला है, जिसमें प्रमत्त भी अवस्था है, अप्रमत्त भी अवस्था है, योग वाली भी है, अयोग वाली भी है, मिथ्यात्व वाली भी है, सम्यक्त्व वाली भी है। छठी विगाथा पढ़िए, न विभूति अपमत्तो नवमत्तो जानवो भावो। ये गाथा किसकी तरफ संकेत करती है? पर्यायों से नहीं बढ़ता। आत्मा की आइडेंटिटी बदलती नहीं है। काशी में पूछो तब भी हम उसे गंगा कहते हैं, हरिद्वार में पूछो तब भी हम उसे गंगा कहते हैं, कानपुर में पूछेगा व्हाट इज दिस फ्लोइंग, तब भी हम कहेंगे यह गंगा है। गंगा के अनेक अनेक घाट से वो अनेक अनेक नाम नहीं पाती, एक ही फ्लो बहता जा रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कभी बहाव धीमा पड़ता होगा, कभी तेज चलता होगा, कहीं घाटी सकली रहती होगी, कहीं चौड़ी रहती होगी, कहीं शैलोनेस होगा तो कहीं डेप्थ होगा। ऐसा होने पर भी एक गंगा की अनुभूति। उसी प्रकार एक आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक एक आत्मा ही पूरा बह रहा है। आने वाले घाट कभी पुरुष रूप हो, कभी मनुष्य पर्याय रूप हो, कभी विद्वान रूप हो, कभी पंचेंद्रिय रूप हो, बट ये घाट बदलते जाते हैं। पंचेंद्रियपन अस्थाई नहीं, मनुष्यपन अस्थाई नहीं। अनुभूति पंचेंद्रियपने की करनी भी नहीं है, मनुष्यपने की करनी भी नहीं। चलिए अभय कुमार जी के 2 उदाहरणों की तरफ। तीली के तेल निकालने हैं, पहले तिली को अखंड रूप से अनुभव था कि एक ही जाति है ये, और उन एक जाति की एक आत्मा की अनुभूति में ज्ञान दर्शन की अनुभूति आई या नहीं आई बच्चों? आई भी, वैसे नहीं भी आई। केवल ज्ञान की ही तो अनुभूति नहीं आई। इसलिए ज्ञान एक प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व। ज्ञान में अनंत शक्ति आपको शामिल समझना चाहिए। और तिली का तेल निकलने के बाद, मैं पहले अध्यात्म में घटित करता हूं,
आत्मा की अनुभूति होने के बाद अनुभूति अकेले ज्ञान दर्शन की तो की नहीं थी, ऐसा होने पर भी ज्ञान भी सम्यक हो गया, श्रद्धा भी सम्यक हो गया, चरित्र भी सम्यक हो गया, सबका अलग अलग सम्यक परिणमन हुआ पर्याय के रूप से। फिर पृथक के पृथक गुण, पृथक के पृथक थे, पर्याय पृथक के पृथक, बस अनुभूति एक रूप हो गई थी। तिली के कण अलग के अलग, तेल के बिंदु अलग के अलग, बस उसको क्रश करते समय एक किया था। ऐसा ही आपको उस बिंदु में समझना चाहिए कि उनको एक रूप ही है, ये जानकर इनको एक रूप गढ़े में स्थापित किया। दो प्रश्न हुए, कमिंग टू द अदर क्वेश्चन। मुर्गे को, एक मुर्गे को उसी से लड़ाना है, कैसे लड़ाया जा सकता है? इतना तो शर्म नहीं है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक कॉक को, कॉक इज फेमस फॉर फाइटिंग, बुल फाइट, कॉक फाइट, क्या है साउथ में होता है ना जल्लीकट्टू, डोंट यू नो जल्लीकट्टू? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या क्या कहना चाह रहे हो? तो फिर उसको आईने के सामने रखकर यदि उस कॉक को, बहुत झगड़ालू होते कॉक्स, जब भी आमने सामने आते बहुत झगड़ते, बट एक कॉक को उसी से लड़ाना है, स्वयं से लड़ाना है, तो क्या करना चाहिए? तूने उत्तर दी, उसे दर्पण के सामने रखना चाहिए। मैं थोड़ा टाइम तो वेस्ट कर रहा हूँ, बट फिर भी बहुत स्विफ्टली बढ़ूंगा। पंडित टेकचंद जी ने एक बात कही है, सुदृष्टि तरंगिणी में उदाहरण दिया है। कुछ जैनी लोग इतने दुष्ट होते हैं, कहते हैं अनाज धोते तो है, अनाज सुखाते तो है, लेकिन जब छत पर अनाज सुखाते हैं ना, उनको लगता है चिड़िया खा जाएगी। चिड़िया न खाए इसके लिए वे लोग क्या करते हैं, क्या उपाय है? एक आदमी को रखो जो वहां पर भगाता रहेगा, लेकिन मैन्युअली कैसे चलेगा वो? तो दूसरा उपाय है, वहां पर दर्पण के रख देते हैं। ओ कितनी ग्रीड है जीवों में, ओ इस साइकोलॉजी का कितना प्रयोग होता है। अब वो जब भी चिड़िया आएगी, क्या दिमाग है देखो उसका, उसको पूरा भंडार भरा है खाने के लिए, लेकिन वो नहीं खाती। पहले कॉम्पिटिटर को हटाओ, बिजनेस पॉलिसीज। तो कहती ये चिड़िया रहेगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, अरे तुम्हें इतना मिल रहा है, नहीं पहले इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। इसलिए दर्पण में चोंच मारती है, इतना मारती है कि मर जाते। किसी ने देखा है कभी? एक बार की बात है, कमरा खुला रह गया, चिड़िया अंदर थी, दर्पण के सामने मरी हुई थी। कैसे मर गई होगी यार, कैसे मर गई, कब घुस गई होगी? हम 2 दिन नहीं थे यहाँ पर, तुम घुसी हुई है क्या? अरे यहीं पर क्यों मर गई? यहाँ पर इसलिए मर गई क्योंकि वो टोच मारते मारते अपोनेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरों को मारने की कषाय में वो स्वयं का ही घात कर बैठते। कॉक फाइट समझ में आया? आदमी की लड़ाई, जीव की लड़ाई, सच पूछो तो वस्तुतः किसी पर के साथ है भी नहीं। राम का शत्रु रावण था भी नहीं, राम का शत्रु सीता के प्रति का मोह बस था या नहीं? यदि सीता को उठाए ले जाना रामचंद्र जी के दुख का वास्तविक कारण होता, तो रामचंद्र जी लेटर फेज में उनके जीवन के उत्तर भाग में जब मुनि हो गए थे, तो सीता का जीव फिर से आया था ऊपर से उनको चिगाने के लिए। और क्या कह रहा था? अब ये भी बोल सकते थे, मेरा हरण कर रहे हैं राम, मुझे बचाओ। लेकिन आज वो राम उठाने नहीं आए, उनको बचाने नहीं आए। वो राम उठाने आए थे, बचाने। वो राम अलग थे, ये राम अलग है। वे मोही थे और ये निर्मोही है।
रावण राम का शत्रु नहीं था, राम का शत्रु था सीता के प्रति का आकर्षण, और वो आकर्षण खत्म बात सीता की ही नहीं है, क्योंकि सीता के प्रति जितनी मात्रा में राग है उतनी मात्रा में सीता के शत्रुओं के प्रति द्वेष भी है। सीता के हेल्पर्स के प्रति राग भी है। नहीं तो हनुमान से काहे के लिए संबंध जोड़ता है इतना? सुग्रीव कौन था उसका? फालतू में मुफ्त में इतने परिवार खड़ा कर दिया उसने कि इसके काम में आएंगे, समझ में आया? और सीता तो समझदार भी हो गई, बोल रही है देख लिया मैंने, मैं अभी मुझे नहीं आना फिर से घर गृहस्थी में, ये मैं चल, और चल दी वो तो। जीव की लड़ाई जीव स्वयं से है। वैसे तो मुझे कोट याद नहीं आ रही, बट ये तो मैं निरंतर कहता रहता हूँ कि it is the mind, all the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and a heaven of hell. Anyway, ये इसका सिद्धांत निकल आया। ग्रीडी डॉग सबने पढ़ा ही है अपने स्कूलों में, पढ़ा है, आप समझ गए। कुत्ता था, हड्डी थी वैसे उसको, उसने नदी में देखा और भौंकने लगे, वो हड्डी भी चली गई। वैसे हड्डी में से कुछ आता ही नहीं है, अप्रैल फूल। और वो चाहता है दूसरों की भी मुझे मिले। अरे इसी से तो फड़वा ले, पहले तालू फटता है ना उससे। लेकिन नहीं, मैं अपने पहले मोनोपोली स्थापित कर लो। कोई नहीं भोगना चाहिए, मुझे असीम भोग चाहिए। एनीवे, ये कितने हो गए कुल बच्चों? 3। आगे एक घड़े में 3, कुल कितने हो गए? वैसे तो बहुत है नंबरिंग्स में, वैसे ये 10 की नंबरिंग्स के अलावा आगे पीछे यदि जोड़ते जाओ तो मेरी 20-25 में कुछ टोटल हो जाएगी, मैं इंट्रोडक्शन के भी सब मिलाओ तो, राइट? बस अभय कुमारी ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? एक ऐसा घड़ा लाओ मेरे सामने जिसमें घड़े के मुंह के आकार से बड़ा हो कद्दू का आकार, और स्वाभाविक रूप से होता ही है कद्दू। बोलो बच्चों, कैसे लाएंगे? जल्दी जल्दी। प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? सभी जन 2 बार करेंगे, अभी नोट कर लेंगे, 2 बार नोट। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कोई ये नहीं कह रहा समझ में नहीं आ रहा, 2 बार नोटेड चाहिए, ओके? केवल 2 बार, यही, इसके अलावा चुस्त रहो, है ना? ओके, आपको बरी क्या प्रश्न बोलो। एक ऐसा घड़ा लाओ जिसमें उसका मुंह किसी कद्दू से छोटा हो। हाँ, और कद्दू स्वाभाविक रूप से होते भी बड़े ही है वैसे तो। अभी कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? उत्तर क्या है आप लोगों के पास? है कोई ऐसी तरकीब? क्या तरकीब दिख रही है आपको? किसी के पास तरकीब हो तो बताओ। सैंपल दे दो। अरे बार बार बचेगी क्या तुम्हारे काट की हंडी? हाँ, फोटो दिखा सकते हैं हम तुमको। सुनिए ध्यान से, रायगढ़ में कौन गया है कभी? नहीं गया है कभी। कोंकण पार्ट में है रायगढ़। रायगढ़ क्या था? राजधानी थी, किलों की राजधानी थी। शिवाजी ने उसको राजधानी घोषित किया था। उसे जब राज्याभिषेक वहीं पर हुआ था, रायगढ़ पर, शिवाजी महाराज का। अपन भूर चले जाते देखने।
इतिहास से तो परिचित होना चाहिए। जिन लोगों को इतिहास पता नहीं है उनको यही पता नहीं है हमारे माँ कौन है और हमारा बाप कौन है। ऐसे एक साहित्यिक ने बहुत अच्छा लिखा है। एनीवे, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था वहां पर 2 बड़े बड़े हाथी थे राज्याभिषेक में। सुना है किसी ने? प्रश्न उत्पन्न होता है ये बड़े हाथी ऊपर कैसे आ गए, और काफी ऊंचा है ये, मैंने सुना है रायगढ़। कितने स्टेप्स होंगे लगभग? हाँ, इससे ज्यादा हाइट पर है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। इतनी ऊंचाई पर हाथी गया कैसे आखिर? जा नहीं सकता। जब हाथी छोटे थे तभी उनको ऊपर ले जाया गया था, समझ में आ गया? और यहीं पर खा पी कर हम बड़े हो गए। पर आप पूछ रहे कैसे आ गए? ये हमें पता था एक दिन राज्याभिषेक होगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक स्वयं किया था, पता है ना बच्चों? आगरा से छूट कर आए। लोगों को लगा कि घबरा कर रह जाएंगे, और 15 दिन में यहाँ पर पहुंचकर राज्याभिषेक की तैयारी करके राजा घोषित किया। कितनी बड़ी चैलेंज थी औरंगजेब को। माथा सनक गया उसका, वो छोड़कर यहीं पर आ गया फिर। और जानते हो अंतिम 15 साल उसने महाराष्ट्र में ही बिताए हैं। यही औरंगाबाद, इसी पार्ट में यही कब्र खुद गई उसकी अहमदनगर में। 15 साल यहाँ पर रहा केवल एम्पायर को खत्म करने के लिए। लेकिन 15 साल यहाँ रहकर भी नहीं जमा उसको, नहीं जमा उसको। एनीवे, घड़े में कद्दू कैसे सीन हो सकता है? बोलो। पहले कद्दू कद्दू छोटा था तभी डालकर रख दिया जाए, कुछ टाइम बाद वो अपने आप बड़ा होता रहेगा, बड़ा हो जाएगा तब घड़े को सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। आगे नाउ दो प्रश्न बचे बच्चों। ये प्रश्न जल्द से कंप्लीट करके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो दूध लाओ भरपूर, एक घड़ा भर के दूध लाओ, लेकिन वो दूध 2 पाई का भी नहीं होना चाहिए और 4 पाई का भी नहीं होना चाहिए। 4 पाई मतलब 3 इंच, 2 पाई मतलब मनुष्य। और 2 ही प्रजातियों में तो मादा जाति दूध देती है। देवों में और नारकियों में तो वही एक शरीर की तो बात क्या बात। दूध हो घड़ा भर, बट ना 2 पाई का और 4 पाई का। क्या उपाय बच्चा? और वो खाद्य भी हो। सोयाबीन का हो सकता है। ये सब टेक्नोलॉजी तभी से एडवांस्ड है क्या? जिसे लैक्टोज फ्री दूध चाहिए, फैट फ्री दूध चाहिए, रिच इन प्रोटीन चाहिए, वे सोयाबीन के दूध को ऑप्ट करते हैं, नारियल के दूध को ऑप्ट करते हैं, रागी के दूध को ऑप्ट करते हैं। ये जो कठोल होता है कुछ भी भिगो तो उसका भी दूध सा बन जाता है। कितने जन जानते हैं इस बात को? प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत होता है आजकल। तो जिनको दूध नहीं मिलता आसपास तो वे ऐसे ही दूध लेते हैं। इसका सामान्य भाव मुझे समझ में आता है। ऐसा आनंद जो न स्पर्शन इंद्रिय से होता हो, न रसन इंद्रिय से, न ग्रहण इंद्रिय से, किसी भी इंद्रिय से नहीं होता हो, लेकिन उसका आस्वादन तो हम कर सकते हैं। ऐसा वह अतीन्द्रिय आनंद। अंतिम ये सब प्रश्न के उत्तर मिलते गए श्रेणिक को कुछ डाउट तो हुआ कि कोई न कोई इनमें
है जरूर। तो उन्होंने ये बोला कि आपके नगर में, नंदीग्राम में, जो सबसे इंटेलिजेंट होगा उसे मेरे सामने पेश करो। आखिर है कौन ये आदमी? लेकिन वो आते समय ना दिन में आए ना रात में आए, न पैदल आए ना किसी वाहन का प्रयोग करे, न मार्ग से आए ना उन्मार्ग से आए, न भूखा आए न भरपेट आए। ये अंतिम दाव था। अब इस बार तो अभय कुमार को ही पेश होना था। अभी किसी और को थोड़ी भेज देते ऐसे टाइम पर। अभी अभय कुमार को प्रश्न पड़ा, ना दिन में हो ना रात में हो, ऐसे तो संध्या का समय तो होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं न मार्ग से आना न उन्मार्ग से आना। कहते कोई बात नहीं, रथ का एक पहिया मैं रोड पर रखूंगा और एक पहिया पगडंडी पर, आज के तारीख में फुटपाथ पर रखूंगा। न मार्ग से आना न उन्मार्ग से आना, न खाली पेट आना न भोजन करके आना। कोई बात नहीं, चने खाता खाता चला जाऊंगा। और लेकिन ना पैदल जाना न वाहन लेके जाना, इसका क्या करोगे? बोले सिंपल, रथ में एक सीका रस्सी बांध दी और एक सीका टांग दे, उसमें लटक कर चला गया। कितने जन समझ रहे हैं? नीचे पैर हमने रखे ही नहीं, न टू व्हीलर फोर व्हीलर का कोई काम है और न पैदल का कोई काम है। और इस भांति अभय कुमार सक्सेसफुल हो गए संधि करने में श्रीणिक की और नंदीग्राम के वासियों की। जब अभय कुमार सामने आए तो कह रहे, ओहो तो तुम हो मेरे लाल। अरे तुम इनके भी तो माए बाप हो, खाई के लिए परेशान कर रहे हो उनको। ये मंत्री इस तरकीब से काम करते थे, हर चीज में भड़का भड़की के काम नहीं करते थे। उनको खत्म कर दो, ये कर दो, ये ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य तो इतना ही बनेगा, सम्यक दृष्टि होता है, न संसारी भी है ढंग का, न मुक्त भी है ढंग का, न खाता भी है ढंग का, न भूखा भी रहता है ढंग का, न शरीरी भी है न शरीरी भी है। आप समझ रहे सभी बातों को? समय सार में गाथा है जिसमें कहा गया है, क्या मालूम सम्यक दृष्टि खाते भी है या नहीं खाते, कुछ परिग्रह है भी कि नहीं है। क्योंकि खाते हुए वे नहीं खाते, पीते हुए वे नहीं पीते। क्या है वो मराठी की बहुत सुंदर लाइन है, शायद किसी अभंग की लाइन होगी। श्रीमद जी की ऐसी मिलती जुलती लाइन है, देह छपा जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माहो वंदन अगणित। शरीर क्या है? वो तो दूसरी बात है, संसारात असावे असुनी नसावे। शरीर का बहुत अच्छी एक चीज है, मैं अभी भूल रहा हूँ फिलहाल। तो ऐसे ज्ञानियों का जीवन होता है, ऊपर से उनको दिखता है ये घर गृहस्थी में है, बट उनका भोग बताया है 6 डाला के ग्रंथ में, नगर नारिसो प्यार यथा कादे में हे मामल है। ऊपर की 2 लाइन क्या है? गेई पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम कमल है। उस नारी के ऊपर पनिहारण हुआ करती थी ना पहले जमाने में। पनिहारण, पनिहारण समझे? कई दफे बोल चुका हूँ यार, ध्यान दिया करो। पहले जमाने में ये पानी भरने वालियां जो होती थी कुएं पर आ जाती थी पानी भरने के लिए। आज जैसा काम नहीं था, अभी क्या पनिहारण रहा, क्या कहा क्या। तो
महिलाएं 3-3, 4-4 घड़े एक के ऊपर लेके चलती थी। अभी सीरियल में देखा होगा, किसी देखा होगा तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी आज के लोगों को। तो उनका ध्यान घड़ों की तरफ रहता है या कहीं और रहता है? बच्चों बातें भी करते रहते हैं सबसे, यहाँ वहां भी देखते रहते हैं, नॉर्मल बिहेवियर रहता है, उनका ध्यान बाहर भी रहता है, उनका ध्यान यहाँ पर भी रहता है। समझ में आया? अब तो ये कह सकते ना घड़ों पर ध्यान है ना बातों पर ध्यान है ये कहना मुश्किल है। तो और एक सेशन कल करूंगा मैं इसके लिए, विशेष बातें और कल हम देखेंगे। कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से लूंगा, सोच रहा हूँ। गोमट सार कर्मकांड के भी आधार से थोड़ा लूँ अंतिम सेशन, तो अच्छा होगा।